नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसे समय में जब दुनिया के तमाम बड़े मुल्क या यूं कहें कि समझदार मुल्क इस कोशिश में हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को इकट्ठा कर पाएं और अगर वो अपने ही देश के लोग हैं तो उनको वापस बुलाकर काम दें, उनकी प्रतिभा का अपने देश के विकास में इस्तेमाल करें, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त को एक ऐसा जुमला छेड़ देते हैं जिससे पूरे देश में दिमागी दंगा शुरू हो जाता है। और दिमागी दंगा कब वास्तविक दंगे में तब्दील हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा दिमागी नक्सलवाद, दिमागी नक्सली, दिमागी नक्सल, और तब से कल से घमासान मचा हुआ है। हर तरफ इसी की चर्चा है, इसी की बात हो रही है। और चूंकि ये नक्सल शब्द ज़्यादातर तो यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये आप समझ लीजिए कि पूरी जो युवा आबादी है उसको उन्होंने इससे जोड़कर रख दिया है। जो भी आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, सवाल करते हैं, जवाबदेही मांगते हैं, उनको उन्होंने इस कटघरे में रख दिया है। तो ऐसे समय में जबकि होना ये चाहिए कि अपनी युवा शक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्र के निर्माण में इस्तेमाल करने की सोचते, उन्होंने उन्हें एक विध्वंसक गतिविधि की तरफ धकेलने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही आत्मघाती है, बहुत ही खतरनाक है। और ये दुनिया के देशों में ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि एक युवा आबादी किसी देश के पास इतनी बड़ी हो और वो उसका उपयोग करके अपने भविष्य को निर्माण कर सके। ये एक मौका जो हमारे पास था वो हाथ से फिसला जा रहा है। इन 12 सालों में बहुत नुकसान हुआ है और अब हमारे पास कुल मिलाकर 15-20 साल और बचे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को एक तरह के गृह युद्ध में उलझा रहे हैं, युवाओं को फंसा रहे हैं, उससे तो और भी स्थितियां खराब होनी है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट है। कई बार दुनिया की दो घटनाओं को अगर आप आमने सामने जोड़ कर देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो कितना नुकसानदेह है। तो आज मैं एक चीन की खबर के साथ इसको जोड़कर देख रहा हूँ। चीन में हो ये रहा है कि पहले बड़े पैमाने पर चीन के छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ने जाते थे, ख़ासतौर पर अमेरिका में पढ़ने जाते थे, और उनमें से बहुत कम वापस लौटते थे। यानी गए, अमेरिका में स्टडी की, वहीं पर जॉब करने लगे और वहीं बस गए। तो ये सिलसिला उसने उलट दिया है। अब वो चाहता है कि जो विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, एक तो चूंकि चीन ने एक काम बहुत बड़ा किया है, मैं उस पर बाद में आता हूँ, कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत चाक चौबंद कर लिया है। तो उसकी वजह से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई है, लेकिन जो जा रहे थे उनमें बिल्कुल उल्टा रुख देखने को मिल रहा है। यानी मैं आपको आंकड़े देता हूँ, 2002 में जितने छात्र जाते थे उसमें से 13% वापस लौटते थे। 2005 में ट्रेंड बदला, 27% वापस लौटने लगे। 2010 में 49% वापस लौटने लगे। 2015 में 77% वापस लौटने लगे। 2019 में 83% वापस लौटने लगे। और अभी 2025 में 94% बच्चे जो पढ़ने जा रहे थे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और लौटकर आ जाते हैं अपने ही मुल्क में काम करने के लिए। तो इसे ब्रेन गेन कह रहे हैं। हमारे यहाँ हो रहा है ब्रेन ड्रेन, यानी हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो भारतीय शिक्षा मंत्रालय है इस तरह के आंकड़े नहीं रखता है, रजिस्टर नहीं रखता है कि कौन कितने जा रहे हैं और कितने लौट रहे हैं। इसलिए मैं वो आंकड़े आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चीन में ये रजिस्टर है और इसलिए वो ये बता पा रहा है कि कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है। और अब 94% छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर वापस आ रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चीन में बहुत बड़ी रकम उनको मिल रही है,
बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो भाग भाग कर आ रहे हैं। बड़ा मामूली फ़र्क है। जैसे विदेश से लौटे औसत जो कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह होती है 12,800 युआन, जबकि जो स्थानीय ग्रेजुएट होता है उसकी जो होती है 10,700 युआन। अंतर केवल 2,000 युआन का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी देखने की बात है कि इसके बावजूद कि चीन में बहुत मोटी सैलरी नहीं मिलेगी, इसके बावजूद वो वापस लौट रहे हैं चीन में ताकि अपने देश को बना सकें। और एक सिर्फ यही नहीं कि चीन में उम्मीद है, चीन एक बड़ा मुल्क बन गया है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो अब उनको अपने मुल्क पर गर्व भी है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे चीन ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ का स्तर इतना उठा दिया है कि ग्लोबल रैंकिंग में उनकी इतनी पूछ परख बन गई है। जैसे दुनिया में जो टॉप के 8 इंजीनियरिंग और साइंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 8 चीनी हैं। आप सोचिए, अमेरिका की केवल एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10 में से। तो आप सोचिए कि चीन ने अपनी शिक्षा को इतना बढ़ा दिया कि अब वहाँ के छात्र अमेरिका जाने में कोई उनको लगता नहीं कि उसका कोई मतलब है। तो एक तो जाने वालों की संख्या कम हो गई, जो जा रहे थे वो वापस लौटने लगे हैं। तो अब जब ये चैलेंज आ रहा है एआई का, क्वांटम फिजिक्स का और बायोटेक्नोलॉजी का, तमाम नए एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनका सबका, तो ऐसी सूरत में चीन ने ये जो व्यवस्था बनाई है 20-25 सालों में, उसको और उसे टैलेंट पूल चाहिए। अब इतने बड़े चीनी छात्र अगर वापस लौट रहे हैं तो ये उसके लिए एक प्लस है, उसके लिए फ़ायदेमंद है कि अब वो रिसर्च और इनोवेशन पर और काम कर सकेगा और तेज़ी से अपनी तरक्की कर सकेगा। अब आप हिंदुस्तान का रवैया देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी मोदी सरकार का रवैया देखिए। उसके लिए ये जो युवा हैं वो नक्सल हैं, वो बेरोज़गार हैं, कॉकरोच हैं, परजीवी हैं। चाहे ये बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही हो, लेकिन इस सरकार की मान्यता भी यही है। और इस सरकार ने जो 12 साल में रोज़गार नहीं दिए हैं वो साबित करते हैं कि इस सरकार की दिलचस्पी अपने युवाओं में है ही नहीं। आप भले ही लाल किले से फिर घोषित कर दिया कि इतने सारे लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन जितनी योजनाएं घोषित हुई हैं उनका आप हश्र देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको सारी की सारी नाकाम दिखेंगी। तो इस सरकार को सत्ता, चुनाव और इस सब से मतलब है और अपने मित्रों की चिंता है, युवाओं की चिंता नहीं है। अगर युवाओं की चिंता होती तो आज इस जो हमारे पास इतना बड़ा पूल है युवाओं का, उसका इस्तेमाल वो कर रही होती, उसके लिए योजनाएं बना रही होती, अवसर देती, तो ये आंदोलन भी नहीं खड़े होते। लेकिन आंदोलन खड़े हो रहे हैं तो वो आंदोलन कुचलने की तैयारी कर रहे हैं, बजाय इसके कि इस समस्या को समझें और इस अपॉर्चुनिटी को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ज़रिए हमें मिली है उसको हाथ से न जाने दें। दुर्भाग्य है, हमारे प्रधानमंत्री के पास ना वैसी शिक्षा है, ना वैसी समझ है, ना वैसी दृष्टि है, और ना ही उस तरह का कोई लगन है, कमिटमेंट है कि हमें देश को ऐसे आगे बढ़ाना है, ऐसे जूझना है, उसको युवाओं को काम देकर। इसलिए पतन की ओर भारत जा रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। और ये एक और संकेत है कि कैसे हमारे, अगर अब ये जो दिमागी दंगा शुरू हुआ है इससे और अव्यवस्था फैलेगी और संघर्ष होंगे और टकराव होंगे और अर्थव्यवस्था पर और नकारात्मक असर पड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।